क्या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसलों का विविधीकरण एक महत्वपूर्ण विकल्प है, विशेषकर धान के किसानों के लिए, जिनको अभी पंजाब में, हरियाणा में, दूसरे राज्यों में कई तरह के संकट से जूझना पड़ रहा है? इस महत्वपूर्ण सवाल पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च IARI के डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। NDTV में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, एक बड़ी चर्चा चल रही है कि जो धान के किसान हैं, विशेषकर पंजाब के जो किसान हैं, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, धान की खेती में पानी की दिक्कत हो रही है। क्या उनके लिए फसलों का विविधीकरण एक विकल्प है जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए? देखिए, जब हम धान की रोपाई करते हैं तो उसमें 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली बात तो पानी का स्तर दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है और ये माना जाता है कि 1 किलोग्राम चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। दूसरा, धान की रोपाई में जो श्रम का खर्च है, श्रमिकों का खर्च है, करीब 3000 से लेकर के 4000 रुपये प्रति एकड़ का आता है। इसके अलावे जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो करीब 30-35% ज़्यादा होता है अगर हम धान की सीधी विधि से बिजाई करें। तो ये 3 प्रमुख समस्याएं हैं और इसके साथ साथ जब पराली जलाते हैं तो जो प्रदूषण है उससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इन राज्यों में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, धान के विकल्प के रूप में हम दूसरी फसलों को लेकर के आएँ। उसमें जो प्रमुख विकल्प हैं, मक्का प्रमुख विकल्प हो सकता है, दलहनी फसलों में अरहर हो सकती है, मूंग हो सकता है और इसके साथ साथ कपास एक महत्वपूर्ण विकल्प है। मक्के की अगर हम बात करें तो अभी तक मक्का हम मुख्य रूप से फीड के रूप में, जितना हमारा मक्का पैदा होता है उसमें से 75% मक्का जो है पोल्ट्री फीड के रूप में जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2025 तक बायो इथेनॉल का लक्ष्य रखा है कि पेट्रोल के अंदर करीब 20% बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 1700 करोड़ लीटर पेट्रोल बायो इथेनॉल की आवश्यकता होगी। अभी फिलहाल हम करीब 947 करोड़ लीटर के आसपास बायोइथेनॉल पैदा कर रहे हैं, जिसमें 600 करोड़ लीटर जो है वो मोलेसिस के द्वारा आता है, सिरे के द्वारा आता है और 300 करोड़ लीटर जो है वो दाने से आता है। मुख्य रूप से उसमें चावल है, लेकिन खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाले दिनों में हम चावल को बायोइथेनॉल के लिए प्रयोग में नहीं ला सकते हैं। तो मक्का एक बहुत अच्छा विकल्प है। अभी जो हमारी मक्के की किस्में हैं उनमें जो रिकवरी बायोइथेनॉल की होती है वो करीब 370 लीटर 1 टन दाने में होती है। पूसा संस्थान में हम लोगों ने शोध करके मक्के की 2 किस्में निकाली हैं, HQPM 1 और HQPM 5। इन दोनों किस्मों में जो बायोइथेनॉल की रिकवरी है वो करीब 430 से 440 लीटर प्रति टन दाने के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ एक और शोध हम कर रहे हैं, हमारी किस्में संकर किस्में विकसित हुई हैं जो कि वैक्सी मेज की हैं। वैक्सी मेज के अंदर बायोइथेनॉल की रिकवरी 470 लीटर 1 टन दाने में आएगी। तो बायोइथेनॉल उत्पादन के दृष्टिकोण से ये मक्के की जो नई किस्में हैं एक नई क्रांति आगे आने वाले दिनों में लाएंगी जी। और इसके अलावा मक्के से जब हम बायोइथेनॉल निकाल लेते हैं तो उसकी जो खली बनती है, फीड जो बनता है, DDGS जो बोलते हैं, उसकी मात्रा भी इसमें चावल की तुलना में बहुत ज़्यादा है। चावल में करीब 150-160 किलो मिलता है, जबकि मक्के में 250 से 300 किलो मिलता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी 45% के आसपास होती है। एक महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा है कि सरकार ने भी मक्के का उत्पादन किसान ज़्यादा करें इसके लिए MSP बढ़ाई है। उनको प्रोत्साहित करने की एक कोशिश भी सरकार ने की है। 2019-20 से लेकर 2023-24 तक लगातार MSP में बढ़ोतरी की गई। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है दलहन को लेकर। आपको लगता है कि दलहन की फसलों की भी MSP काफ़ी बढ़ाई गई है सरकार द्वारा? क्या दलहन की फसलें भी एक विकल्प हैं धान के किसानों के लिए, और इसके लिए किसानों को और क्या करना होगा, मतलब कितना आसान होगा ये ट्रांजिशन? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी भी हम अगर अरहर की बात करें, चने की बात करें तो दलहनी फसलों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और आयात के ऊपर निर्भर हैं कुछ हद तक और हमें इसमें संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। दलहन फसलों का क्षेत्र बढ़ाना है और इसमें जैसे अरहर जो है वो खरीफ ऋतु की फसल है और अब जो है अरहर की बहुत सारी किस्में ऐसी विकसित की गई हैं जो कि 125 से लेकर के 145 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। अरहर की फसल लेने के बाद फिर गेहूं की फसल ली जा सकती है। हमारे संस्थान के द्वारा ही जो है 2-3 किस्में ऐसी विकसित की गई हैं। तो अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है और काफ़ी समय पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा में अरहर की खेती काफ़ी होती थी, पंजाब में भी होती थी,
धीरे धीरे धान के चलते ये ख़त्म हो गया था। तो इसमें हम एरिया ला सकते हैं और इसके साथ साथ खरीफ में मूंग की फसल है, वो भी एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है दलहनी के रूप में। तो इनके ऊपर हमको निश्चित रूप से ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और इससे हमारी आत्मनिर्भरता भी दलहन में बढ़ेगी। और जो समस्याएं, एक तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति, जब हम दलहन लाएंगे तो जो ज़मीन की ताकत है उसमें जो जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, नाइट्रोजन की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी और पूरी मिट्टी का जो जैविक स्वास्थ्य है, भौतिक स्वास्थ्य है, रासायनिक स्वास्थ्य है, वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इन सभी बातों से आपको लगता है कि किसानों को समझाने की भी कोशिश करना ज़रूरी होगा, क्योंकि पिछले कई दशक से वो धान की खेती कर रहे हैं और उनको समझाना, एक आउटरीच प्लान सरकार को लेकर आना होगा जिससे आप किसानों को समझाएं कि आपके लिए ABCD ये विकल्प हैं, अगर आप उसकी तरफ बढ़ें तो आपका बहुत सारा जो संकट झेलना पड़ता आप उससे। देखिए, सही माने में अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि किसानों को इन समस्याओं का पता नहीं है। किसान जानते हैं 1970 के दशक में पंजाब का औसत जल स्तर जो था वो 10 मीटर के आसपास था। आज 2023 में वो करीब 20-25 मीटर के आसपास चला गया है। तो ये समस्या से वाकिफ़ हैं। अगर हम इससे सचेत नहीं होंगे तो हम रेगिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें धान की फसल को छोड़ना ही छोड़ना है। धान का कुछ रकबा हमको धान की सीधी बिजाई में ले जाना पड़ेगा जिसमें कम पानी लगता है और इसके अलावा वैकल्पिक फसलें, जैसे मैंने बताया कि मक्का, सोयाबीन एक बहुत विकल्प अच्छा हो सकता है क्योंकि तिलहनी फसलों में भी हम एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे 1.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च कर रहे हैं। तो सोयाबीन एक अच्छी फसल है जो खरीफ में हो सकती है और उसमें अभी जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अच्छा कदम होगा और किसान इस चीज़ से परिचित हैं। मृदा का स्वास्थ्य दलहनी फसलों के द्वारा निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। किसान इस बात को जानते हैं। उनको और ज़्यादा इस बारे में सचेत करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की आवश्यकता है। सिर्फ हमें ये इंश्योर करना है कि जब किसान फसल विविधीकरण में जाएगा धान को छोड़ करके तो उसका उतना लाभ सुनिश्चित किया जाए जितना उसको धान लगाने से उसको मिलता है। अगर हम ये कर पाएंगे और ये निश्चित रूप से संभव है, सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो ये देखिए, पंजाब और हरियाणा का किसान धान या चावल की खेती अपने लिए नहीं करता है। गेहूं खाने वाले लोग हैं, रोटी खाने वाले लोग हैं। यहाँ पे चावल की खपत कोई नहीं होती है। अगर हम बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन राज्यों में जितना चावल पैदा होता है, स्थानीय स्तर पर चावल जो है भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ का किसान चावल उगाता है PDS में सप्लाई करने के लिए, चूँकि उसको एक मुश्त पैसा मिल जाता है। अगर हम ये सुनिश्चित कर देते हैं कि उतना ही पैसा वैकल्पिक फसलों में हम उनको दिलाएंगे तो निश्चित रूप से किसान इस चीज़ को ले करके निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयास करेंगे और आगे आएंगे और ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। ज़मीन के लिए, पानी के लिए, मिट्टी के लिए, वातावरण के लिए, किसान के लिए, वैज्ञानिक के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए। एक आखिरी सवाल, फसलों के विविधीकरण में चर्चा कॉटन को लेकर भी हो रही है, क्या कॉटन भी एक बेहतर विकल्प है जिस पर किसानों को सोचना होगा? देखिए, कपास की खेती जो हम जिन राज्यों की बात कर रहे हैं विशेष रूप से खरीफ में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, इन 3 राज्यों में कपास की खेती जो है होती है। कुछ इधर समस्याएं आई हैं जिसमें खासकर एक जो गुलाबी सुंडी है उसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है और इस दिशा में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करने की आवश्यकता है कि समस्या का समाधान दे करके और अच्छी किस्में हम लेकर के आएँ। तो कपास की खेती भी काफ़ी फ़ायदेमंद खेती है, पानी कम लगता है इसमें जो है और किसान काफ़ी लंबे अरसे से कपास की खेती कर रहे हैं। बहुत सारी संकर किस्में जो BT किस्में विकसित की गई हैं, गुलाबी सुंडी का समाधान इसमें हो जाता है, अच्छी तरह से इसका प्रबंधन हो जाता है। तो कपास की खेती में भी, और ख़ासकर जैसे उत्तर प्रदेश में आप इटावा तक चले जाइए, एटा तक चले जाइए, अलीगढ़, ये पूरा क्षेत्र कपास किसी ज़माने में लगाया जाता था। कपास वहाँ से पूरी ख़त्म हो गई जो देसी कपास होती थी और उसमें हम डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे हम कपास को वापस ला सकते हैं। तो आपको लगता है, एक आखिरी सवाल, कि जो कोऑपरेटिव फेडरेशन की जो एजेंसीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, NAFED है, NCCF है, उनको भी अपनी जो भंडारण की क्षमता है, मार्केटिंग की क्षमता है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर करें, डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता है, तो धीरे धीरे उन्हें इस स्तर पे भी काम करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप किसानों को दूसरी फसल की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको आपको अपनी क्षमता भी बढ़ानी होगी जिससे कि आप प्रोक्योरमेंट में सीधे उनसे खरीद सकें इन फसलों को। बहुत सही बात आपने कही कि जैसे हम जिन वैकल्पिक फसलों की बात कर रहे हैं, विविधीकरण की बात कर रहे हैं, अगर हम मक्के से बायोइथेनॉल बनाना है तो हमको बायोइथेनॉल बनाने के लिए जो प्लांट हैं उनको उन क्षेत्रों में लगाने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि मक्का यहाँ से उठा करके आप 400-500 किलोमीटर दूसरी जगह ले जाएं फिर बायोइथेनॉल निकलें। तो ये स्थानीय व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी और उस दिशा में जो है सभी लोग मिल करके साथ काम करेंगे, निश्चित रूप से इसका जो है अच्छा परिणाम आएगा। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो कृषि का जो ढांचा है
और जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव करने के लिए कई स्तर पर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की ज़रूरत होगी। पूसा कॉम्प्लेक्स से मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।